हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर जितेंद्र कुमार सिंह। और पिछले क्लास में जैसा कि मैंने बताया था आपको हैलो अल्केन के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, या इसके रासायनिक गुण कह सकते हैं आप, हैलो अल्केन के रासायनिक गुण। उसमें हम लोग ये रिएक्शन देखे थे कि C2H5Br यह क्या है, ब्रोमो इथेन, जो एक हैलो अल्केन है और इस पर केसीएन की अभिक्रिया होती है, यानी केसीएन के साथ अभिक्रिया करता है तो C2H5Cn, जिसको इथेन नाइट्राइल हम कहते हैं। इसका नाम जो होता है वो हो जाता है इथेन नाइट्राइल, या इथेन साइनाइड भी कुछ लोग कहते हैं, नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। और KBr एज सॉल्ट निकल जाता है। जबकि उसी तरह का यहाँ पर देख रहे हैं दूसरी अभिक्रिया क्या है हमारे पास, C2H5Br प्लस AgCN। तो इसमें देखिए कि सीधे C2H5NC हो गया है, आइसोनाइट्राइल हो गया, NC है तो कार्बन और नाइट्रोजन ही, जैसा आप देख सकते हैं कि Cn माइनस ही न्यूक्लियोफाइल की तरह Nu माइनस, न्यूक्लियोफाइल को दिखाते हैं संकेत में Nu माइनस, यानी कि निकलता तो Cn माइनस ही है एज ए न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर कार्बन वाला साइड से जुड़ता है इस एल्कील समूह के साथ, C2H5 एल्कील समूह है, इसके साथ कार्बन वाला साइड से जुड़ता है, तब यह क्या कहलाता है, इथेन नाइट्राइल। लेकिन वही हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन वाला साइड से जुड़ता है तो Cn ही, लेकिन नाइट्रोजन वाला साइड से जुड़ता है तो इसको हम कहते हैं इथेन आइसोनाइट्राइल, या आइसोसाइनाइड इसको कहते हैं। तो इथेन आइसो नाइट्राइल कह सकते हैं आप, नाइट्राइल, या इसे आइसोसाइनाइड भी कहते हैं लोग। इसको साइनाइड, Cn को साइनाइड और इसको आइसोसाइनाइड, इस चीज पर ध्यान दीजिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक में देखिए तो C2H5Cn, एक में NC, लेकिन कब ऐसा होगा कब ऐसा होगा, तो ख्याल रखिएगा। यहां पर देखिए कि अंतर कुछ दिख रहा होगा तो KCN और AgCN के साथ। तो देखिए यहाँ पर KCN है, सेम चीज है यहाँ C2H5Br, लेकिन यहाँ पर KCN के बारे में कहा जाता है कि KCN जो है AgCN की तुलना में ज्यादा आयनिक नेचर का होता है, ज्यादा आयनिक प्रवृत्ति का होता है। और ज्यादा आयनिक प्रवृत्ति का होता है तो वहां से निकलने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है Cn माइनस, वो कार्बन के साइड से जुड़ेगा। लेकिन यह जो है इसके तुलना में कम आयनिक यानी कि ज्यादा सहसंयोजक कोवैलेंट नेचर का होगा KCN के सामने। तो जब यह कम आयनिक यानी कि ज्यादा सहसंयोजक, आयनिक कम तो सहसंयोजक ज्यादा, कोवैलेंट नेचर ज्यादा, तो उसके साथ ही यदि हम देखते हैं AgCN के साथ अगर Cn है, यानी हम कह सकते हैं कि AgCN से अगर Cn निकलता है तो वो नाइट्रोजन के तरफ से जुड़ता है इसके साथ, और यह इथेन आइसोनाइट्राइल या इथेन आइसोसाइनाइड आप कह सकते हैं। और AgBr, यह Ag और यह Br एज सॉल्ट, लवण के रूप में निकल जाता है। इसी के बारे में यह जानकारी है, थोड़ा सा जो इस चीज को हम समझ लें। देखिए यहाँ दोनों ही अभिक्रिया में Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह निकलता है, जैसा कि मैंने बताया था ना कि दोनों ही अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल की तरह निकलता है। KCN प्रभावी ढंग से आयनिक होता है, आयनिक होता है, ऐसे लिख सकते हैं, आयनिक होता है और विलयन में साइनाइड आयन देता है। यानी KCN जो है AgCN की तुलना में वह क्या है, इसलिए कहा गया कि प्रभावी ढंग से KCN जो है ना वो क्या होता है, आयनिक नेचर का होता है और विलयन में साइनाइड आयन देता है। Cn माइनस जब कार्बन के तरफ से C2H5 के साथ जुड़ता है तो मुख्य प्रतिफल के रूप में साइनाइड यौगिक बनाता है, यानी साइनाइड यही वाला जो Cn वाला है उसी को नाइट्राइल या साइनाइड कहते हैं, बनाता है। जबकि AgCN सहसंयोजक होता है, KCN के तुलना में कम आयनिक तो ज्यादा सहसंयोजक कहलाएगा। जबकि AgCN जो है सहसंयोजक होता है, इससे जब न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस निकलता है AgCN से और एल्किल समूह C2H5 से नाइट्रोजन के तरफ से जुड़ता है, यानी कि इसमें Cn माइनस जो है ना निकला तो, लेकिन नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है और आइसोसाइनाइड मुख्य प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है। तो ये था इस दोनों रिएक्शन के लिए। इसी तरह का दो और रिएक्शन था, जैसा कि आप देख सकते हैं C2H5Br, लेकिन इसके साथ KNO2 और यहाँ पर देख सकते हैं AgNO2। तो देखिए कि KNO2 रहे चाहे AgNO2 रहे, दोनों ही में NO2 माइनस निकलता है। लेकिन इसमें भी दो तरह के, इसको एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है कि
यहाँ पर जो है ना दो साइट होता है, दो जगह होता है जुड़ने का। जैसा कि CN में था दो जगह, कार्बन से जुड़ा तो नाइट्राइल या साइनाइड, और यही नाइट्रोजन से जुड़ता है CN का नाइट्रोजन से, तो इसको आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को पता चलता है इसके बारे में। सेम यहाँ पर यही है, NO2 तो है, लेकिन अगर ऑक्सीजन साइड से जुड़ता है तो यहाँ पर नाइट्राइट बनाता है, ठीक है ना, और यदि नाइट्रोजन से जुड़ता है तो सीधे नाइट्रोइथेन बनता है। तो यही चीज है कि KCN की तरह KNO2 RONO यानी अल्किल नाइट्राइट बनाता है, जबकि AgNO2 जो है RNO2 ये नाइट्रोजन साइड से जुड़ा है या ऑक्सीजन साइड से जुड़ा है, तो इसको कहते हैं अल्किल नाइट्रेट, ठीक है ना, या फिर इसको हम नाइट्रो अल्केन कहते हैं, बनाता है। तो C2H5Br KNO2 तो C2H5ONO प्लस KBr ये बना, और C2H5Br प्लस AgNO2 तो C2H5NO2 बना। तो देख सकते हैं इधर ऑक्सीजन से जुड़ा, यहाँ पर नाइट्रोजन से। इसको कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, यानी कि इसके पास ऑप्शन रहता है एक से ज्यादा, लेकिन एक टाइम में किसी एक ही साइड से जुड़ता है, एक ही एटम से जुड़ता है, ठीक है ना। चलिए अब जो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ये एसएन रिएक्शन। ये तो था पिछले दिन हम लोग पढ़े थे हैलो अल्केन का रासायनिक गुण या हैलो अल्केन का रासायनिक अभिक्रिया, उसके रिगार्डिंग था वो, उसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन था। अब देखते हैं जो आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है नाभिक स्नेही या केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और शॉर्ट में इसी को SN रिएक्शन कहते हैं। यह समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए। तो देखिए कि यह जो SN रिएक्शन है नाम से क्लियर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट करके जो है ना क्या किया जाता है, नया यौगिक का निर्माण किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रतिस्थापित किया जाता है अल्केन से, किसके द्वारा, ठीक है ना। तो किसको किया जाता होगा, किसी परमाणु को वहां से किया जाता है, जैसे कि ब्रोमीन को हटाता है, हेलो ग्रुप को हटाता है, और वहां पर न्यूक्लियोफाइल जाकर के लग जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है ना, किसको, हेलो ग्रुप को, और वहां पर न्यूक्लियोफाइल आकर के वो नाभिक स्नेही जो पदार्थ है वो आकर के लग जाता है। तो वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसी को कहते हैं SN रिएक्शन। यह दो तरह का होता है SN रिएक्शन, एक है SN1 अभिक्रिया। इसको SN1 का मतलब यूनी मॉलिक्यूलर, इसके बाद S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, यानी इसको कहते हैं यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो वन मतलब यूनी मतलब वन होता है, यूनी या मोनो मतलब वन होता है, तो इसलिए हम कहते हैं यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में इसको एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं। और दूसरा जो टाइप का होगा यह सब्स्टिट्यूशन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो है SN2 अभिक्रिया। इसको देखिए तो द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं टू का मतलब टू को यहाँ पर केमिस्ट्री में हम लोग बाय बोलते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बाय मॉलिक्यूलर, यानी कि दो अणु वाला कौन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब चलिए अब एक एक करके इस अभिक्रिया को हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। तो पहला है SN1 अभिक्रिया, यानी SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म कहते हैं लोग इसको। आखिर देखिए एक मैकेनिज्म शब्द आएगा, MECHANISM, मैकेनिज्म शब्द। मैकेनिज्म क्या है, तो किसी अभिक्रिया को यदि हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, चरण दर चरण देखते हैं, ठीक है ना, एक स्टेप में नहीं, एक चरण में नहीं पूर्ण होती है, एक से ज़्यादा चरण में, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पर कि मैकेनिज्म। तो कभी कभी देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पर SN1 अभिक्रिया, लेकिन आपको SN1 मैकेनिज्म कभी देखने को मिले तो वह मैकेनिज्म का मतलब समझ लीजिए कि किसी भी रिएक्शन को, किसी भी अभिक्रिया को हम चरण दर चरण देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। देखिए SN1 अभिक्रिया के बारे में, जैसा कि इसका पूरा नाम SN1 का कि यह एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यह दो चरणों में संपन्न होती है। पहला है कार्बोकेटाइन का निर्माण। कार्बोकेटाइन क्या होता है इस चीज को समझिए। कार्बोकेटाइन जो होता है वह कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज चला आता है, कार्बन पर अगर धनावेश चला आता है, तो उसको कहते हैं हम कार्बोकेटाइन। क्योंकि केटाइन किसको कहते हैं और कैसे बनता है, तो अगर क्या होता है ना कि अगर किसी भी स्पेसीज में प्लस चार्ज होता है तो उसको हम केटाइन कहते हैं। अगर वह प्लस चार्ज कार्बन पर हो तो उसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो पहला चरण में हम लोग क्या करते हैं कि कार्बोकेटाइन का निर्माण करते हैं SN1 अभिक्रिया को देखने के लिए।
तो देखिए कि कार्बोकेटायन का निर्माण, जैसे यहाँ पर एक कार्बन, इससे इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3 और यहाँ पर X, इसको हम कह सकते हैं यह 3 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है वह कार्बन देखिए 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं 3 डिग्री या तृतीयक हैलो अल्केन। अब देखिए स्टेप 1, क्योंकि 2 स्टेप में यह पूर्ण होती है, क्योंकि पहले लिख दिए 2 चरणों में संपन्न होती है। स्टेप 1 में क्या होता है, यहाँ से X निकलता है, ठीक है ना, यहाँ से क्या होता है कि X निकलता है ऐसे, X माइनस यहाँ पर ये निकल गया यहाँ से। यह प्रक्रिया जो है यानी X मतलब हैलोजन, हैलो ग्रुप, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है ना, ये सब। तो यहाँ से ये तो निकलता है, तो हमारे पास क्या बना, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बनता है, इस कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी तुलना में ना, यह इलेक्ट्रॉन लेकर के शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, तो कार्बन पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आता है। और इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि बीच वाला कार्बन, इसके बाद से 3 CH3, तो इसके साथ 3 CH3, लेकिन कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यह जो है हैलो ग्रुप जो है वह ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है और इसलिए यह साझेदारी में भाग लिए हुए इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाता है। तो इसके साथ में क्या हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका था, कार्बन का था। इसका मतलब हुआ कि कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसलिए एक पॉजिटिव उस पर, कार्बन पर पॉजिटिव। अगर कार्बन पर धनावेश है, ठीक है ना, धनावेश को कैटायन कहते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन पर कैटायन, तो इसलिए कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया। तो पहला चरण में कार्बोकेटायन का निर्माण, और यह चरण जो हुआ यह स्लो होता है। और किसी अभिक्रिया की दर जो होता है, जिसको हम कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, वो स्लो प्रोसेस बताता है। इसका मतलब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन स्लो प्रोसेस है और अभिक्रिया की दर किस पर डिपेंड करती है, स्लो प्रोसेस पर, ठीक है ना। तो चलिए पहला चरण हम लोग देख लिए कि कार्बोकेटायन का निर्माण, और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, जो नाभिक स्नेही पदार्थ है हमारे पास उसका अटैक। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल को शॉर्ट में ही ना दिखाते हैं, संकेत में इस तरह से Nu- दिखाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यानी SN1 रिएक्शन में पहला कार्बोकेटायन का निर्माण, और दूसरा जो है वह है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। कहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो देख सकते हैं यही जो कार्बोकेटायन बना है ना पहला चरण में, उसी पर जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल नाम से ही पहले भी मैंने बताया था, न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस मतलब नाभिक, नाभिक जो होता है कैसा होता है, धनावेशित होता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता है, तो इसलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन केवल वहाँ पर धनावेशित हुआ, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये नाभिक स्नेही यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो अब बताइए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर, और न्यूक्लियस किसको चाहता है, पॉजिटिव चार्ज को। तो जैसे ही यहाँ पर यह साइट दिखेगा वैसे ही आकर के अटैक करेगा यहाँ पर, इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाएगा। यह अभिक्रिया जो है फास्ट होती है, यानी कि हैलोजन का निकलना स्लो था। दूसरा चरण जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, वो सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट होता है, और इस तरह से बन गया आपके पास क्या, CH3, C के साथ CH3 तीनों तरफ से, और Nu मतलब न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो यानी X जहाँ पर था X हट गया, हैलो ग्रुप हट गया, और न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर जुड़ गया, यानी कि X को प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया, और देखिए न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है, ठीक है ना। तो इसलिए यह हो गया SN1 अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न हुई, एक स्लो स्टेप, यानी कार्बोकेटायन का बनना जो है स्लो है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है फास्ट प्रोसेस है। अभिक्रिया की दर किस पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है स्लो स्टेप पर यानी फर्स्ट पर। तो इसलिए अभिक्रिया दर R, रेट, दर मतलब क्या, रेट, तो इसको कहते हैं हम लोग K, जिसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि दर स्थिरांक, अभिक्रिया दर स्थिरांक कहते हैं इसको। और यहाँ पर RX यानी कि स्लोएस्ट स्टेप के रिएक्टेंट पर, अभिकारक पर। तो स्लोएस्ट स्टेप का रिएक्टेंट ये ना हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये 3 डिग्री हैलो अल्केन। हैलो अल्केन को शॉर्ट में हम लोग दिखाते कैसे, संकेत में RX ना, ध्यान दीजिए यह RX, यानी कि ये जो हैलो अल्केन है इसको RX से दिखा दिए, और इसका पावर कितना, 1। यह जो है एक्सपेरिमेंटली यह जो है रेट लाया जाता है, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो K/RX, यानी यह जो अभिकारक है स्लो स्टेप का, उसका पावर 1, यानी कि जो इसका पावर है अभिक्रिया वाला जो यह देख रहे हैं, यह एक्सप्रेशन, यह व्यंजक, यह फॉर्मूला, उसमें इसका जो पावर रहता है वही अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया का ऑर्डर होता है, यानी कि यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है, यानी हम कह सकते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। और यही 1 के कारण से इसको SN1 कहा गया था, यही 1 के कारण से। तो इस तरह से आपने SN1 के बारे में जानकारी लिया। अब देखते हैं इसके बाद से SN2 के बारे में, लेकिन इससे पहले और भी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इतना को नोट कर लीजिए, इसके बाद इससे आगे और भी हम लोग देखते हैं।
के बारे में। अब जो है हमें देखना है वही SN1 रिएक्शन को, यानी हम कह सकते हैं कि जो एक अणुक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी हम कह सकते हैं कि एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, उस अभिक्रिया को कौन कौन से कारक हैं जो फेवर करते हैं, यानी कि किस किस कारक के जो ना उपस्थिति में वह अभिक्रिया जो ना तेजी से होगी, अच्छे से होगी। तो वही चीज़ हम कह सकते हैं कि यहाँ से कि SN1 अभिक्रिया को फेवर करने वाले कारकों को लिखें। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है ना, कि इसके कारकों को, SN1 अभिक्रिया को फेवर करने वाले कारक को लिखें, उसको सपोर्ट करने वाले कारक को, उसको समर्थन करने वाले कारक को लिखें। तो SN1 अभिक्रिया को फेवर करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला ध्रुवीय विलायक, पहला पोलर सॉल्वेंट यानी ध्रुवीय विलायक। अब ध्रुवीय आपको पता है कि ध्रुवीय विलायक की यदि बात करते हैं तो जैसे ध्रुवीय के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, HCl का मैं उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन यह HCl नहीं, लेकिन ध्रुवीय के ध्रुव को समझाने के लिए, पोल को समझाने के लिए, जैसे यह क्लोरीन है जो हैलोजन है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो अधिक होती है, इसके कारण से यह साझेदारी में भाग ली हुई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण से इस पर आंशिक ऋणात्मक आवेश यानी कि डेल्टा माइनस और इस पर आंशिक पॉजिटिव, ठीक है ना, आता है। दो पोल का निर्माण हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, पॉजिटिव और निगेटिव ध्रुव का निर्माण हो गया, इसलिए इसको कहते हैं पोलर, ठीक है ना। ये समझाने के लिए, पोल को समझाने के लिए और पोलर को समझाने के लिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिखा आपके पास। तो देखिए कि यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि SN1 अभिक्रिया को जो प्रभावित करने वाले, फेवर करने वाले जो यहाँ पर जनकारक है, पहला है ध्रुवीय विलायक, दूसरा है निम्न सांद्रता वाले नाभिक स्नेही या निम्न सांद्रता वाले केंद्रक स्नेही, लो कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल, तीसरा है दुर्बल नाभिक स्नेही, वीक न्यूक्लियोफाइल, यानी कि यहाँ पर प्रबल नाभिक स्नेही नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए, यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अब देखिए SN1 अभिक्रिया के सापेक्ष एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। अगर हम SN1 के लिए बात करते हैं तो वह कौन सा हैलाइड होगा जिसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, तो वह है पहला 3 डिग्री हेलो अल्केन या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो उसके बाद से 2 डिग्री, उसके बाद से 1 डिग्री। क्यों? इसके पीछे रीजन है। जैसे मैंने एक ऐसे लिखा था, देखिए एक हेलो अल्केन मैंने ऐसे लिखा था ये। अब इसको यदि देखते हैं तो देखिए ना, ये 3 डिग्री लिखे हैं ना, 3 डिग्री में क्या होता है कि अगर यह Cl हटता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसी तरह से ऐसा रहता कि CH3, यहाँ पर H रहता, यहाँ पर CH3 और Cl रहता, तो यह 2 डिग्री होता, क्योंकि जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, इधर तो हाइड्रोजन है, इसलिए 2 डिग्री। और सीधे ऐसे रहता CH3Cl, सॉरी CCl है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए CH3, इधर से H, यहाँ से H, ऐसे रहता। तो देखिए कि जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है वह कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री। कहने का मतलब क्या, अब SN1 रिएक्शन के लिए यदि हम देखने जाएं तो इसमें से क्रियाशीलता की बात हो तो ये जो 3 डिग्री की क्रियाशीलता 2 डिग्री से ज़्यादा, 2 डिग्री क्रियाशीलता 1 डिग्री से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और यह 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की क्रियाशीलता अधिक, क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है पहला चरण में। SN1 की जब बात करते हैं तो पहला चरण में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण, और दूसरा में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इसकी क्रियाशीलता में SN1 अभिक्रिया के सापेक्ष अल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता तो 3 डिग्री, यह भी अल्किल हैलाइड है ना, अल्किल हैलाइड, ठीक है ना, तो इसकी क्रियाशीलता 3 डिग्री की सबसे अधिक, उसके बाद 2 डिग्री की, उसके बाद से 1 डिग्री की। अब है SN1 अभिक्रिया में आंशिक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल रेसिमाइजेशन संभव है। रेसिमाइजेशन का मतलब समझिए, रेसिमाइजेशन का मतलब हम कह सकते हैं ना इक्विमोलर मिक्सचर, यानी कि जितना एक टाइप का कंपाउंड उतना ही मात्रा में दूसरे टाइप का कंपाउंड, इसको हम कह सकते हैं 1:1 रेशियो में अगर 2 कंपाउंड को मिक्सचर प्राप्त हो गया, उसका मिश्रण प्राप्त हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विमोलर मिक्सचर, यानी कि उसको हम रेसिमाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ पर भी हम दिखाएंगे आपको 2 तरह की चीज़ें, जैसे कि देख सकते हैं SN1 अभिक्रिया में आंशिक रेसिमाइजेशन संभव होता है,
कार्बोकेटाइन पर फ्रंटल और बैक साइड अटैक के कारण। किसका? तो न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल का फ्रंटल अटैक भी हो सकता है, फ्रंटल मतलब सामने से अटैक करे, या न्यूक्लियोफाइल जो है ना बैक साइड से अटैक करे, दोनों संभावना है। यह तो पूरा का पूरा जो है एक प्लेन में रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बोकेटाइन है ना, यह प्लेनर होता है, समतलीय होता है, एक तलीय होता है। इसमें सामने से यदि फ्रंट साइड से यदि अटैक करे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, एक बार में एक ही साइड से करेगा, इस ध्यान रखिएगा, तब जो है ना क्या होता है कि फ्रंटल अटैक के कारण से इसका जो है निर्माण हो गया, और अगर बैक साइड से करे तो इसका निर्माण हो गया। जितनी मात्रा इसकी उतनी मात्रा इसकी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1:1 रेशियो, इसलिए इक्विमोलर मिक्सचर कहलाएगा। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग रेसिमाइजेशन। और यह जो फॉर्म हो गया इनांसियोमेरिक फॉर्म हो गया, ये दोनों फॉर्म, इस रूप को कहते हैं इनांसियोमेरिक रूप कहते हैं। यह था SN1 रिएक्शन से संबंधित। अब चलते हैं SN2 अभिक्रिया को देखते थे। SN1 में हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना, क्या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जो 2 चरणों में संपन्न होती थी, ठीक है ना। पहला कार्बोकेटाइन का निर्माण, दूसरा जो है ना न्यूक्लियोफाइल का अटैक। और उसका जो अभिक्रिया का जो दर था R = K × Rx⁻1, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया। लेकिन इसमें क्या होता है कि यह, इसको कहते हैं SN2 अभिक्रिया को द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह एक ही चरण में संपन्न होती है, और इसकी जो न कोटि जो होती है यह 2 होती है, यानी कि इसका ऑर्डर 2 होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया दर इसमें देखिए R = K, Rx जो एल्किल हैलाइड चाहे हेलो अल्केन कहिए उसका ⁻1, और उसके बाद से न्यूक्लियोफाइल को भी यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल का ⁻1। यही जो इसको कहते हैं रेट लॉ, यानी कि दर के नियम का यह व्यंजक हो गया, सूत्र हो गया। इसमें जो है रिएक्टेंट यानी अभिकारक का जो भी पावर रहता है, और ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो इसका ⁻1 और 1 है, तो दोनों को जोड़ करके कितना 2 हुआ, तो इसलिए इसको कहते हैं 2 ऑर्डर यानी सेकेंड ऑर्डर की अभिक्रिया। अब एक चीज़ चलते हैं यहाँ पर देखते हैं वाल्डेन इन्वर्जन। क्या होता है यह वाल्डेन इन्वर्जन? इन्वर्जन का मतलब ही होता है उल्टा। जैसे छाता होता है इस तरह से नीचे की तरफ होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि वह उलट जाता है, हवा के कारण से क्या होता है छाता ऊपर की तरफ उलट जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो ऐसे था और वह ऐसे हो जाए, ऊपर की तरफ उलट जाए, ऊपर की तरफ, तो उसको कहते हैं कि यह इन्वर्ट हो गया है, उलट गया है, तो इसलिए उसकी उल्टी संरचना हम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वाल्डेन इन्वर्जन की जो हम बात कर रहे हैं इसको हम देखते हैं। यह SN2 अभिक्रिया के दौरान ऐसा होता है। तो SN2 अभिक्रिया के दौरान होता है, तो पहले क्या हुआ देख सकते हैं यहाँ पर। SN2 अभिक्रिया के दौरान यौगिकों की उल्टी संरचना यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका उल्टा प्राप्त होता है। अर्थात डेक्स्ट्रो रोटेटरी यौगिक से शुरू करें तो SN2 के बाद लेवो रोटेटरी प्राप्त होता है, या इसी का उल्टा लेवो रोटेटरी से शुरुआत करें तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पर क्या सब आपको मिल गया, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिला, एक लेवो रोटेटरी मिला। क्या होता है यह चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए। आप 11th क्लास में अगर आइसोमेरिज्म समावयवता को पढ़े होंगे तो प्रकाशिक समावयवता में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक चीज था, और वह चीज था हम लोगों को क्या कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। यानी हम कह सकते हैं कि जब विलयन से, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी कार्बनिक यौगिक के विलयन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को PPL को जब गुजारा जाता है, अगर उस लाइट को, उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है कि वह विलयन अगर राइट साइड में यानी दाहिने तरफ घुमा दे, तो उस कंपाउंड को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका विलयन है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और उस विलयन से अगर हम क्या करते हैं तो PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजारते हैं, अगर वो क्या कर दे उल्टा साइड में इधर की तरफ जो है ना लेफ्ट साइड में यह घुमा दे, तो इसको कहते हैं लेवो रोटेटरी कंपाउंड। है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, है तो वह कार्बनिक यौगिक ही, उसका विलयन क्या करता है तो वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो आ रही है उससे होकर के गुजर रही है, उसको घुमाने के कारण से हम कह सकते हैं कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिस कार्बनिक यौगिक का वह विलयन है, वह क्या होगा, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लेवो रोटेटरी, यानी केवल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाने के कारण से ही उसका कैटेगरी बदल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यही चीज तो इसमें कहा गया है। तो उल्टी संरचना हमें देखना है, इन्वर्जन देखना है। इन्वर्जन में क्या, डेक्स्ट्रो से शुरू करेंगे तो लेवो मिल जाए, और लेवो से शुरुआत करें तो डेक्स्ट्रो मिल जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। अब यहाँ पर जो है ना हम लोग देखते हैं तो एक चीज होता है
जबकि SN1 रिएक्शन में हम देखे थे तो वहाँ पर 2 चरणों में संपन्न होती थी, यहाँ पर एक ही चरण में संपन्न होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि SN1 में पहले कार्बोकेटाइन बन जाता था, स्लो प्रोसेस होता था, दूसरा में क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था। यानी हम कह सकते हैं इस चीज को SN1 और SN2 को यदि हमें समझना रहे तो हम जो है ना इसको और भी बेहतरीन एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन पहले हम इस चीज को देख लें यहाँ से। जैसे कि देखिए SN1 में यही X जो है पहले निकल जाता था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता था यानी कार्बोकेटाइन बन जाता था, तब दूसरा स्टेप में आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि एक ही साथ यह X बना हुआ रहेगा, यानी कि यह X वाला CX बॉन्ड जो है वो टूटने को होगा, यानी कि इधर से बॉन्ड टूटने को और पीछे से जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सामने से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यह देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ऐसे भी निगेटिवली होता है यह। ठीक है ना, ऋणात्मक, और यह भी ऋणात्मक। सामने से क्या हो जाता है इसका, सामने से अगर फ्रंटल अटैक होता है यहाँ पर तो यहाँ पर जो है ना हो जाता है रिपल्सन हो जाता। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तरफ टूट रहा है और पीछे से यह अटैक कर रहा है। इसलिए एक सिचुएशन यहाँ पर बताया गया जिसको कहते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसमें देखिए बताया गया है कि यह जो CX बॉन्ड था इसको देखिए टूटी हुई लाइन से, इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं कि इसका मतलब क्या, ये CX बॉन्ड टूट रहा है, यानी ओल्ड बॉन्ड टूटने को है और न्यू बॉन्ड जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ वो बनने को है। ठीक है ना, तो यहाँ से इस अवस्था को कहते हैं संक्रमण अवस्था। अब दूसरा में देखिए कि यहाँ से क्या हो जाएगा, X माइनस जो है निकल जाएगा और यहाँ पर जो हमारे पास जो बन गया वो न्यूक्लियोफाइल यानी कि CH(R1R2) और न्यूक्लियोफाइल, यानी कि यह ऐसे देखिए इधर के तरफ था, यह ऐसे था, इस छाता को कहिए तो ऐसे था, लेकिन इसमें जो बना प्रोडक्ट ऐसे उलट गया कि नहीं, इसको मिलाइए, इसमें इधर की तरफ था सारा और इसमें उधर की तरफ हो गया। इसको कहते हैं हम लोग इनवर्टेड प्रोडक्ट कहते हैं, यानी उल्टा हुआ यह जो है प्रतिफल है, प्रतीत होता है उल्टा हुआ, इसलिए इसको कहते हैं इनवर्टेड प्रोडक्ट। अब चलिए अब इस चीज को हम समराइज कर लें इस तरह से, SN1 में क्या हुआ और SN2 में क्या हुआ, एकदम क्लियर कट बातें। SN1 में पहले कार्बोकेटाइन यानी कि पहले तलाक हो गया, फिर से विवाह होता है। इसमें क्या होता है, एक तरफ तलाक होने को है, दूसरे तरफ जुड़ने को है ना ये रिश्ते, बस क्लियर कट बातें हैं। तो चलिए पहले इतना को जो है लिख लीजिए और उसके बाद से फिर आगे दिखाते हैं। हाँ तो स्टूडेंट लिख लिए होंगे आप लोग, अब पहले मिटा देते हैं इसको और फिर इससे आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो इससे पीछे हम लोग देखे थे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो SN1 में हमें पता चला कि यह 2 चरणों में संपन्न होती है, पहला कार्बोकेटाइन का निर्माण, दूसरा जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। जबकि इसमें क्या होता है, SN2 रिएक्शन में एक ही चरण में ये संपन्न होती है। तो इस तरह से हम लोगों को पता चला, ठीक है ना, कि जैसे कि सामने से X रहता है, CX बॉन्ड टूटने को रहता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को होता है, ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है उसमें, संक्रमण अवस्था का। तो इतना चीज पता चला। अब है क्या कि SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर, या फिर SN1 मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म में अंतर। मैकेनिज्म जो है वह क्या होता है, इस चीज को समझना जरूरी है। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि किसी अभिक्रिया को अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मैकेनिज्म। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। तो एक तरफ SN1 दूसरी तरफ SN2। देखिए पहला कि यह अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का अनुसरण करती है। फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि रेट लॉ में R बराबर K × RX का पावर 1 था, जबकि यह अभिक्रिया जो है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक का अनुसरण करती है, क्योंकि इसमें क्या था अभिक्रिया दर, तो R बराबर K × RX का पावर 1 × NU यानी न्यूक्लियोफाइल का पावर 1, तो 1 + 1 कितना 2। तो इसलिए हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक का अनुसरण करती है। यह 2 चरणों में होती है SN1, और यह जो है 1 चरण में होती है। इसमें तीसरा पॉइंट है कि इसमें अभिक्रिया की दर पर न्यूक्लियोफाइल का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें अभिक्रिया की दर पर न्यूक्लियोफाइल का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि R बराबर क्या था कि K × RX का पावर 1, बस इतना ही था। इसमें तो NU तो नहीं आया, न्यूक्लियोफाइल तो नहीं आया, इसलिए इसमें कहा गया कि इसमें अभिक्रिया की दर पर न्यूक्लियोफाइल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसमें अभिक्रिया की दर पर न्यूक्लियोफाइल का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि R बराबर क्या होता है K RX का पावर 1 और NU का पावर 1। तो देख सकते हैं तो यहाँ पर दोनों है, न्यूक्लियोफाइल भी है, तो इसलिए कहते हैं कि इसमें अभिक्रिया की दर पर न्यूक्लियोफाइल का प्रभाव पड़ता है।
चौथा है कि इस अभिक्रिया को दुर्बल न्यूक्लियोफाइल फेवर करते हैं और इस अभिक्रिया को प्रबल न्यूक्लियोफाइल फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पांचवा पॉइंट कि इसमें प्रायः रेसिमाइजेशन पाया जाता है और इसमें रेसिमाइजेशन पाया जाता है। जहां पर हम लोग पढ़े थे ना कि इक्विमोलर मिक्सचर वाली बात, वही रेसिमाइजेशन ये SN1 में। और जबकि इसमें क्या पढ़ते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, उल्टी संरचना। जैसे छाता के बारे में बताया था कि ऐसे रहता है यह छाता, लेकिन जैसे हवा के कारण से उलट जाता है तो यह इन्वर्टेड हो जाता है। तो यही चीज़ SN2 के कारण से क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। इसके बाद से छठा पॉइंट आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया के लिए हैलाइड की सक्रियता का क्रम निम्नांकित है या निम्नलिखित है। पहला जैसे देख सकते हैं बेंजाइल हैलाइड, जैसे देखिए ये बेंजाइल हैलाइड हो गया। बेंजीन में अगर कोई CH2 या कोई अल्काइल जुड़ा हुआ है, उससे कोई हैलो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं बेंजाइल। उसके बाद एलाइल है। एलाइल किसको कहते हैं, आपको पता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा रहता है उसको कहते हैं एलाइल कार्बन, उससे जो हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसको एलाइल हैलाइड कहते हैं। ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया और ये मिथाइल हैलाइड हो गया, इसलिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि जो है हमारे पास हैलाइड की सक्रियता का क्रम, तो बेंजाइल हैलाइड का सबसे ज़्यादा सक्रियता होती है, इसकी रिएक्टिविटी। इसके बाद से एलाइल हैलाइड का, उसका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड, जबकि इसमें सीधे उल्टा होता है। इस अभिक्रिया के लिए हैलाइड की सक्रियता क्रम निम्नांकित है। इसमें सबसे कम क्या था, मिथाइल हैलाइड। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा मिथाइल हैलाइड की सक्रियता SN2 के लिए, उसके बाद 1 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद से एलाइल, उसके बाद से बेंजाइल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि 3 डिग्री की ही बात करते हैं, तो इसमें देखिए SN1 के लिए यदि देखते हैं तो Cl हटेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन के लिए जो रिएक्टिविटी के बारे में कहा जाता है कि मोर रिएक्टिव, मोर स्टेबिलिटी वाली बातें हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो 3 CH3 है, SN2 के हिसाब से देखेंगे तो इसको कहते हैं यह बल्की ग्रुप है, ठीक है ना। कि यह क्या करता है कि यहाँ पर आने वाला न्यूक्लियोफाइल को यह जो है ना मतलब परेशान कर सकता है, यानी कि उसको बाधा पहुंचा सकता है। तो इसलिए आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है, क्योंकि Cl तो उसमें लगा रह जाता है सेकंड ऑर्डर के लिए, SN2 के लिए यह लगा हुआ रह जाता है, तो सामने से तो न्यूक्लियोफाइल आ नहीं सकता, तो आएगा पीछे से। लेकिन यहाँ पर ये सब झुंड में है, बल्क में है, तो इसलिए 3 डिग्री जो है SN2 के लिए फेवर नहीं करता है। इसलिए देखिए 3 डिग्री को बाद में, 1 डिग्री को पहले, 2 डिग्री को उसके बाद, 3 डिग्री को बाद में। लेकिन इसमें क्या होता है, SN1 में कार्बोकेटायन का निर्माण पहले हो जाता है, ठीक है, तब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तब यह आसानी से होता है, इसलिए 3 डिग्री में पहले हो गया, ज़्यादा होता है SN1 के लिए। लेकिन SN2 के लिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें बल्क हो गया, जो 3 गो CH3 है वो झुंड हो गया, उसको वो क्या करता है, बाधा पहुंचाता है न्यूक्लियोफाइल के, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आता है SN2 में बैक साइड से आता है, सामने से तो हैलोजन रहता है तो बैक साइड से आता है, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर यह बल्कि ग्रुप होने के कारण से उसको परेशानी होती है। तो इसलिए देखिए इसमें मिथाइल हैलाइड का जो ना रिएक्टिविटी SN2 के तरफ ज़्यादा, उसके बाद से 1 डिग्री का, उसका 2 डिग्री, उसका 3 डिग्री, तब एलाइल, तब बेंजाइल। एलाइल की पहचान, बेंजाइल की पहचान पहले ही हम लोग देख चुके हैं। चलिए पहले इतना को लिख लेते हैं, उसके बाद से फिर आगे हम लोग देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स लिख लिए होंगे, अब इसे मिटा दिया जाए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब पढ़ते हैं हैलो एरीन के निर्माण की सामान्य विधि। हैलो अल्केन तक में हम लोग जो है पढ़ लिए हैं सारा चीज़, SN1 SN2 सारा चीज़। अब इसके बाद से हैलो एरीन का सामान्य विधि, उसके निर्माण की। चलिए मिटा देते हैं इसको पहले। चलिए देखिए अब है हम लोगों के पास कि हैलो एरीन या एराइल हैलाइड के निर्माण की सामान्य विधि। हैलो एरीन को ही एराइल हैलाइड या एरिल हैलाइड भी कहते हैं। इसके निर्माण की सामान्य विधि तो देखिए, सबसे पहला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण से। हमें देखना पड़ता है हैलोजनीकरण, समझिए पहले हैलोजनीकरण का मतलब क्या है। हैलोजन का एडिशन, हैलोजन का एडिशन यानी कि संकलन या हैलोजन का योग किसी एरोमेटिक कंपाउंड में। जैसे बेंजीन को कहा जाता है कि बेंजीन जो है वो सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके साथ यदि हैलोजन का योग हो जाए, हैलोजन का संयोग हो जाए, तो हम इसी को कहते हैं हैलोजनीकरण। किस में हुआ है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हुआ है। तो इसलिए पहला जो है वह हम देख रहे हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण से हमें क्या करना है तो निकालना है हैलो एरीन। हैलो एरीन
आप समझ सकते हैं कि बेंजीन में जब हैलोजन लगता है तो उसी को हम हैलो एरीन कहते हैं। जैसे देखिए बेंजीन है प्लस Cl2, अब देखिए किसकी उपस्थिति में होनी चाहिए, तो FeCl3 एक लेविस एसिड की तरह काम करता है, लेविस अम्ल की तरह। यह डार्क, यहाँ पर लाइट नहीं होना चाहिए और इतना टेम्परेचर पर, तब जाकर के यह क्या होता है कि देखिए आपको तो पता है ना कि यहाँ भी H, यहाँ भी चारों में मतलब 6 कार्बन में, यहाँ पर प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक H है। यहाँ पर देखिए यह H को हटा करके एक Cl लग जाएगा यहाँ पर, और H यहाँ का और यहाँ का एक Cl यह निकल जाएगा। और इस तरह से हमारे पास बेंजीन में यहाँ पर क्या लग गया, Cl लग गया, और इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। यह भी एक हैलोएरीन है। यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया है। इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया का जो मैकेनिज्म है आगे पढ़ना, वहां पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस बेंजीन का रिएक्शन कितना बार अभी आना है आगे के चैप्टर्स में। तो देखिए इसके बाद से दूसरा है कि दूसरा पार्श्व श्रृंखला के हैलोजनीकरण से, यानी साइड चेन हैलोजिनेशन से, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि यह बेंजीन हुआ, उस पर लगा हुआ है CH3, तो इसका नाम हो जाता है टॉलुइन, टॉलुइन हो जाता है इसका नाम, ठीक है ना। साइड चेन, देखिए बेंजीन में ना, बेंजीन से जो लगा हुआ ये CH3 है, उसमें हैलोजन के जुड़ने के कारण से, इसलिए इसको कहते हैं साइड चेन। यह साइड में है, पार्श्व में है, ठीक है ना। क्या यह कार्बन और इससे जुड़ेगा Cl2, और यह हैलोजन का जुड़ना ही हैलोजनीकरण है। कहाँ पर यह जुड़ रहा है, तो साइड चेन में जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये कब तक जुड़ते रहेगा, देखिए एक स्टेप में नहीं है, कितना स्टेप में, तो जब तक हाइड्रोजन इसके पास एक एक हाइड्रोजन भी मौजूद है तब तक यहाँ पर Cl जुड़ता रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्येक स्टेप में एक हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl जुड़ेगा। तो इस टॉलुइन में Cl2 जुड़ा, उसके लिए कंडीशन क्या कि 383 केल्विन टेम्परेचर और सूर्य का प्रकाश जो है ना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो HCl यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से एक H, एक यहाँ से Cl हटेगा, एक Cl इसके साथ जुड़ गया, तो CH3 था, एक हाइड्रोजन हटा तो CH2 Cl, अब बेंजीन जैसे वैसे रह गया। फिर से अब क्या करते हैं, अब इस कंपाउंड पर Cl2 जोड़ते हैं, प्लस Cl2 का मतलब क्या हुआ इस Cl2 पर, सॉरी इस कंपाउंड पर Cl2 का योग। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होनी जरूरी है, क्योंकि सूर्य प्रकाश जब यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जो है ना हमें बनता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का जो है निर्माण होता है, ठीक है ना, इस अभिक्रिया में। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और एक Cl फिर से जुड़ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन हटेगा तो 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन हट गया तो CH, और एक क्लोरीन जुड़ गया, तो एक क्लोरीन पहले से था, एक और जुड़ गया तो CHCl2। लेकिन फिर भी अभी एक हाइड्रोजन बच रहा है, अभी एक बार और होगा अभिक्रिया, Cl2 का एडिशन एक बार और होगा। तो देखिए Cl2 एक बार और जुड़ेगा, तो किसके उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ का जो H है, यहाँ से एक Cl, HCl हट गया, ठीक है ना, तो सीधे यहाँ पर क्या हो गया CCl3, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं ट्राइक्लोरोटॉलुइन, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोटॉलुइन कह सकते हैं इसको, क्योंकि सीधे टॉलुइन था, वही हाइड्रोजन हटा करके इस तरह से आप जोड़ दीजिए। अब है इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शामिल होता है। फ्री रेडिकल में आप देखिए ना, जैसे CH4 है, इस पर Cl2 आपने रख दिया, तब यह तो क्या बन गया, CH3Cl बन गया, प्लस HCl निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि एक हाइड्रोजन जब हटता है ना, तो यहाँ पर इस तरह से ये और Cl2 तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये Cl था, तो एक इसको यह मिल गया और यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, और इस तरह से आपके पास क्या हो गया, Cl पर ऑड इलेक्ट्रॉन, यही ऑड इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाकर के मिल जाता है और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर फ्री रेडिकल के बारे में जानकारी आपको हो गई। तीसरा है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम कैसे बनाते हैं हैलोएरीन। तो देखिए यह बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, और एक ऐसा कंपाउंड कहिए, एक ऐसा स्पीशीज कहिए जहाँ से अनेक रिएक्शंस हो सकते हैं। जैसे यह बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसी पर CuCl किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, यानी कि इस पर आपने CuCl को जो है यहाँ पर डाल देते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड को किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में। तो देखिए क्लोरोबेंजीन बना जो एक हैलोएरीन है, और N2 निकल जाते हैं नाइट्रोजन। इसी तरह से Cl नहीं है, उसके जगह पर Br डाल दें, यानी CuBr डाल दें, यानी कि इसका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट प्लस CuBr किसकी उपस्थिति में, HBr की उपस्थिति में। एक चीज ख्याल रखना, यहाँ पर Cl था तो यहाँ पर HCl, यहाँ पर Br है तो यहाँ पर HBr, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि ब्रोमोबेंजीन, यह भी हैलोएरीन है, N2 का जो है ना निष्कासन हो जाएगा यहाँ से। और इस दोनों अभिक्रिया को कहते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया। पूछा हुआ क्वेश्चन है यह बोर्ड में,
ठीक है ना। सैंडमियर अभिक्रिया हम किसको कहते हैं, तो सैंडमियर अभिक्रिया जो है आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम लवण के साथ CuCl किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, N2 का निष्कासन होता है। या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ CuBr की अभिक्रिया होती है HBr की उपस्थिति में, तब ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है और N2 निष्कासित होता है, N2 का निष्कासन होता है। यह अभिक्रिया सैंडमियर अभिक्रिया कहलाती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे तो नाम अभिक्रिया में आगे जो है ना कहीं पर यह जो है टकराएगा फिर से, लेकिन ऐसे आप जो है यहाँ से लिख सकते हैं कि जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम लवण के साथ CuCl की अभिक्रिया HCl की उपस्थिति में होती है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है और N2 गैस का निष्कासन होता है। या हम कह सकते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की अभिक्रिया CuBr से होती है HBr की उपस्थिति में तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है और नाइट्रोजन गैस की जो निष्कासन होता है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को हम कहते हैं सैंडमियर अभिक्रिया। यही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पर यहाँ पर देखिए CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl था, लेकिन यहाँ पर सीधे Cu किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में, तो यहाँ पर देखिए कि यह क्लोरोबेंजीन और N2 यहाँ से निकलेगा। यही CuBr ना होकर के सीधे Cu किसके प्रेजेंस में, HBr के प्रेजेंस में, तो देखिए कि यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन। लेकिन यहाँ पर ये दोनों अभिक्रिया गैटरमैन अभिक्रिया कहलाती है, GATTERMANN गैटरमैन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl सेम ही प्रोडक्ट बना क्लोरोबेंजीन, CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr तो ब्रोमोबेंजीन बना। लेकिन ये दोनों ऊपर वाली अभिक्रिया जो सैंडमियर अभिक्रिया, सैंडमियर नाम के जो ना केमिस्ट ने यानी केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ने इस चीज़ को बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम से यह रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। ये जबकि वही क्लोरोबेंजीन बनाना है तो गैटरमैन प्रोसेस से बनाते हैं तो Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो ये गैटरमैन प्रक्रिया में चला जाएगा। यानी गैटरमैन अभिक्रिया भी पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया जब किसके साथ होती है, कॉपर धातु के साथ होती है, किसकी उपस्थिति में, या तो HCl की उपस्थिति में चाहे HBr की उपस्थिति में। अगर HCl की उपस्थिति में होती है तो क्लोरोबेंजीन और HBr की उपस्थिति में होती है तो ब्रोमोबेंजीन बनता है, नाइट्रोजन गैस निष्कासित होता है। इस अभिक्रिया को गैटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पर दूसरी अभिक्रिया जो है यह HbF4 डाल दिया जाए तो यह बनता है बेंजीन पर N2+ और BF4-। लेकिन इसको हीट कर दिया जाए, ये जो त्रिभुज जैसा जो देख रहे हैं यह चित्र, ठीक है ना, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हीटिंग को यह बता रहा है। इसको हम गर्म कर रहे हैं तो N2 भी निकल जाता है और BF3 भी निकल जाता है और आपके पास यह बचा फ्लोरोबेंजीन। यानी कि फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो डाइजोनियम सॉल्ट पर HbF4 को डाल दिया जाए तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन तो पहले ही बन चुका था, ये फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा और यह अभिक्रिया बाल्ज-साइमन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। और लास्ट है अभिक्रिया यहाँ पर कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पर जब Ki पोटेशियम आयोडाइड को डालते हैं और इसको हीट कर देते हैं तो देखिए कि आयोडोबेंजीन बनता है, N2 और KCl निकल जाता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, उपोत्पाद के रूप में, और हमारे पास यह आयोडोबेंजीन बना। यानी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन सब बन गया। ये सब का सब हेलोएरिन हमें प्राप्त हो गया, किससे, तो बेंजीन डाइजोनियम लवण या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से। और यह लास्ट जो है फिनॉल से। हम देखते हैं कि फिनॉल से कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए यह फिनॉल है, इस पर PCl5 के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। बेंजीन पर जब OH लगा रहता है तो इसको फिनॉल कहते हैं और इसको जब PCl5 से अभिक्रिया करा दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इस बेंजीन के साथ Cl लग जाएगा, यानी क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो गया। इधर HCl और POCl3 बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। मुख्य प्रोडक्ट आपका क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन जो है एक हेलोएरिन है या एराइल हैलाइड है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देख लिया हेलोएरिन या फिर एराइल हैलाइड के निर्माण की सामान्य विधि। इतना